हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। और लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे देखा था। उसके बाद आपका डायल कैलिपर के बारे देखा था। उसके बाद डिजिटल जो कैलिपर होता है उसके बारे देखा था। डिजिटल कैलिपर के बारे देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, बेसिकली आपका जो है ड्रिलिंग का प्रोसेस देखेंगे। ड्रिलिंग में जो अलग अलग टाइप के मशीन्स होते हैं उसके टाइप्स देखेंगे, उनके जो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे देखेंगे। उसके बाद उसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे देखेंगे। टैप्स के बारे देखेंगे, जो हैंड टैप्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, मशीन टैप्स होते हैं, मशीन टैप्स हो गए हैं उसके बारे देखेंगे। उसके बाद ड्रिल में जैसे जो अलग अलग टाइप के जो ड्रिल होते हैं उसके बारे देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फिटिंग का जो है लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे जैसे ड्रिल मशीन के देखेंगे सिद्धांत और प्रकार, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग टाइप के जो होते हैं, जैसे संवेदनशील या जो बेंच ड्रिलिंग मशीन है, ये सेंसिटिव ड्रिल मशीन हो जाएगा। फिर स्तंभ हो जाएगा, कॉलम टाइप का हो जाएगा। फिर कॉलम ड्रिलिंग मशीन हो गया। उसके बाद एक रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन हो गई। तो 4 प्रकार के इसमें ड्रिल मशीन के दिए हुए हैं, जिसमें से आपका एक संवेदनशील हो गया, स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया और एक रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन हो गया। तो एक एक करके सबके बारे देखते हैं हम। तो जैसे इसमें सिद्धांत दिया हुआ है, अब जैसे कॉलम ड्रिल हो गया, रेडियल प्रकार की ड्रिलिंग मशीन जो हो गया, उसका उपयोग जो है संभावना नहीं रखते हैं। जनरली क्या होता है, इनके यूज़ नहीं होते। जनरल आपका यूज़ मिलेगा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, जो संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन हो गया, स्तंभ हो गया और कॉलम का हो गया। इनका कॉलम तक नहीं, आपका सेंसिटिव और स्तंभ टाइप का जो होता है वो जनरली ज़्यादातर यूज होते हैं। बाकी वो इंडस्ट्री में बाकी ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी आपके ITI करते हो तो वहाँ पे आपको एक आध हो एक मिल जाएगा रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। कहीं कहीं पे मिलते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे केवल संवेदनशील और स्तंभ प्रकार की मशीनों की व्याख्या की गई है। अच्छा, अभी जैसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन आ गया, ठीक है। तो इसमें सेंसिटिव ड्रिलिंग बेंच ड्रिलिंग मशीन है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका फिगर हो गया, ये आपका सेंसिटिव जो बेंच ड्रिलिंग मशीन है उसका फिगर है। तो एक एक करके हम इसमें जानेंगे। तो जो संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन का है, सबसे सरल प्रकार का, जिसमें फिगर देख लिया हमने, विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। और इस मशीन में क्या होता है कि 12.5 mm तक के व्यास के जो छेद होते हैं उसको करने में सक्षम होता है। तो इसमें मैक्सिमम जो रेंज होता है जैसे आपका करने का, तो मैक्सिमम जो होता है 12.5 mm तक के व्यास का ही हम होल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने के लिए वो आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। सो इसमें जैसे ये हो गया आपका, तो ये चीज़ पॉइंट आउट करिएगा, जो भी बेंच सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होगा उसमें पूछा जाता है। तो 12.5 तक अप टू 12.5 mm तक का इसमें ड्रिल कर सकते हैं। आगे सामान ड्रिल मशीन के लिए कार्य सतह के क्षैतिज पर रखा जाता है। जो सरफेस होता है इसका बेस होता है उस पर रखा जाता है। और छेद को एक कोण पर ड्रिल किया जाना है तो टेबल को झुकाया जा सकता है। अब इसको क्या है, झुकाया भी जा सकता है। ये जैसे आपका हो गया, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये आपका उसका एक ये बेस है और इसका वर्क टेबल है। यहाँ पे जॉब रख के हम करते हैं। तो इसको आप जैसे चाहो इसको घुमा सकते हैं। इधर से क्लैंप है, क्लैंप को आप ढीला करके फिर इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो। टेबल को क्या है, तो टेबल को झुकाया जा सकता है। तो ये आपका वर्क टेबल है, इसको आप जैसे एंगल में चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो 180 डिग्री में। अब इसके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, तो इसके अलग अलग पार्ट के भी देखते हैं, क्योंकि सवाल जो ये पूछे जाते हैं आपका पेपर जब देखो निम्मी से जहाँ भी सवाल बनते हैं वहाँ पे। तो ये आपका ऊपर जो हो जाएगा ये वाला बेल्ट गार्ड है, ये आपका मोटर हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, ये आपका टेबल जो है उसका क्लैंपिंग लीवर हो जाएगा, ये वर्क टेबल हो जाएगा। फिर जो टेबल टिल्टिंग के लिए है वो आपका ये है, इससे आप घुमा के ढीला करके इसको आप जैसे चाहो उसको कर सकते हो। ये वाला जो है टेबल क्लैंपिंग लीवर है, इसको आप ढीला ऊपर करके अप डाउन कर सकते हो। बाकी ये आपका फीड हैंडल हो गया, ये वाला फीड हैंडल हो गया जिसमें 3 दिख रहे हैं हैंडल, ठीक है। ये आपका फीड हैंडल हो गया। फिर ये जो है ये गेज है, सो ये डेप्थ गेज एंड स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद ये आपका चक हो जाएगा। और ये आपका स्पिंडल एक्सिस है जिसमें सेंट्रल लाइन दिख रहा है। ये सारे कुछ हो गए, इसके पार्ट के नाम हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब इसमें जैसे क्या है, अलग अलग जैसे दिया हुआ है, जो बेल्ट के मोटर के साथ जो पुल्ली लगी रहती है उसमें अलग अलग पुल्ली का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। इसमें स्टेप पुल्ली को जो होता है बेल्ट में
स्थिति में बदल कर। तो इसमें क्या होता है, स्पीड का जैसे हमको कम ज़्यादा करना है ना, उसके हिसाब से आप यदि बड़ी घिरनी पे लगाओगे तो उसमें क्या होगा, स्पीड कम रहेगा। वही चीज़, क्योंकि आप रोटेशन देखोगे ना, एक आप इतना बड़ा ले लो, एक छोटा सा ले लो, ये एक राउंड घूमेगा, उसमें ये 10 बार हो सकता है घूम जाए। जैसा रेशियो लेते हो इसके हिसाब से, जैसे ये 100 mm का है और ये 10 mm का है, ठीक है, डायामीटर। तो इसमें आपका 100 mm एक राउंड घूमेगा, इसमें ये 10 बार तब तक घूम जाएगा। तो स्पीड इसकी ज़्यादा हो गई, दूरी उतना ही तय कर रहा, पर इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो कटिंग भी ज़्यादा कर देगा उस केस में। सो उसके हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेप का दिखा रहा है, स्टेप पुटी का। स्टेप पुटी में अलग अलग टाइप की इसमें चेंजिंग स्पीड हो जाएगा। फिर ये आपका बेल्ट लगा हुआ है इसमें, ये जैसे बीच वाला दे रखा है तो ये नॉर्मल स्पीड के लिए हो गया, और ये आपका स्लो स्पीड का हो गया। जैसे इसमें मोटर के साथ क्या लगाया, छोटा वाला लगाया, और इधर लगा हुआ है बड़ा वाला। तो उसके इसमें जैसे ये मोटर में जैसे लगाओगे सेम सेंटर में, फिर यहाँ बड़ा वाला हम लगा के इधर छोटा कर दोगे तो इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। इसका स्पीड जो है वो तो वही रहेगा, पर ये ज़्यादा बार घूम जाएगा। आगे देखते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन का है। पिलर ड्रिलिंग मशीन में क्या है, ये संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन का ही एक बड़ा संस्करण है। इसके कंपैरिजन थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है। ये ड्रिलिंग मशीन फर्श पर लगी होती है और अधिकतर शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होती है। तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है और थोड़ा हैवी होता है। इसके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। इसके सवाल सीधे आते हैं, ये फ़ोटो दिया रहेगा इसका नाम पूछता है, ये फ़ोटो दिया रहेगा इसका नाम पूछता है। साथ में आपके पार्ट के जो नाम हो गए हैं, पार्ट के नाम तो पूछते ही हैं। जैसे इसमें भी वैसे ही है, ये आपका बेल्ट गार्ड हो जाएगा, ये आपका नीचे मोटर हो जाएगा, ये मोटर का कंट्रोल हो गया, जैसे स्विच इसमें मिलेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपका फीड हैंडल इस साइड दिखा हुआ है, ये आपका फीड हैंडल जैसे अलग अलग एंगल से दिखा दिया है। फिर आपका नीचे आपका चक हो जाएगा, ये आपका कॉलम हो जाएगा, ये वर्क टेबल हो गया, ये बेस हो गया। बस इतना ही है। थोड़ा सा बस यही चीज़ डिफरेंस है इसमें और इसमें, कि इसके कंपैरिजन ये थोड़ा हैवी होता है, बाकी प्रकार उसी तरह का होता है। बाकी ये जैसे क्या होता है, ये बेंच पे लगा होता है और ये आपका बेस पे फर्श पे लगा होता है। फ़र्क यही चीज़ है, ये थोड़ी छोटी होती है आकार में, ये थोड़ी बड़ी होती है आकार में कंपैरिजन टू बेंच, जो सेंसिटिव बेंच टाइप का है उसके हिसाब से। इसका उपयोग होता है लाइट ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। और पिलर ड्रिलिंग मशीन जो होता है, इसमें विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं, जो जॉब की स्थापना के लिए टेबल को ऊपर रैक और पिनियन मैकेनिज्म के साथ प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, रैक और पिनियन का मैकेनिज्म होता है, उसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है और ये लाइट जॉब पे भी काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, सबसे हेवी ड्रिलिंग मशीन होती है, जो इसको 360 मूवमेंट करके कहीं भी ड्रिल कर सकते हो। और साथ ही जो आपका जैसे 12.5 तक था उसमें, ठीक है, तो उससे ऊपर जो भी आपके होते हैं ना, 12.5 से ऊपर के उसकी जो साइज़ होती है 12.5 से लेकर, इसमें थोड़ा देख लेता हूँ मैं, दिया है क्या, उतना ज़्यादा नहीं दिया है। 12.5 से ऊपर आपका जो आता है, 12.5 mm से ऊपर का जो साइज़ का होता है, कुछ ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, 100 है या फिर 58 है। 12.5 से ऊपर का जो भी आपका ड्रिल आएगा उसके लिए आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन यूज किया जाता है। रेडियल ड्रिलिंग मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। ये चीज़ें हैं इसके। तो इसमें जैसे हमारा दे रखा है, इसके पॉइंट देखते हैं। बड़े व्यास के छेद के लिए होती है, जॉब किसी एक सेटिंग में कई छेद जिसे मल्टीपल सॉल्व करना है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और भारी और बड़े वर्कपीस जो होते हैं उसके लिए होता है। बाकी इसका हम देख लेते हैं कि एक पार्ट के बारे। ये आपका कॉलम या पिलर बोलते हैं, पिलर लिख रखा है, पिलर या कॉलम हो गया। ये आपका यहाँ नीचे बेस हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया। उसके बाद लुब्रिकेंट जो होता है वो इसी में होता है, बेस में ही रखा होता है। ये आपका स्पिंडल हेड हो गया, ये आपका मोटर हो गया, ये रेडियल आर्म हो गया। इसमें ये आपका हैंडल हो जाएगा, फीड हैंडल जो है वो फीड हैंडल हो जाएगा। और ये जो इधर दिख रहा है ये वाला, ये लुब्रिकेशन वाला है पाइप, जिससे आपका कूलेंट गिरता है, सॉरी कटिंग ऑयल गिरता है उसमें, जिससे आप जिस जॉब पे काम कर रहे हो उस पर आपको कटिंग करने के काम कर सकते हो। आगे रेडियल ड्रिलिंग मशीन के एक रेडियल आर्म होता है, ये आपका आर्म हो गया, जिस पर क्या होता है, स्पिंडल हेड लगा होता है। स्पिंडल हेड लगा हुआ है। धुरी के सिरे को रेडियल बाँ के साथ ले जाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में बंद किया जा सकता है। तो किसी भी स्थिति में ले जाके आप उसको बंद कर सकते हो।
साथ ही इसका जो मूवमेंट होता है 360 मूवमेंट लेके आप इसमें काम कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ देखते हैं, यदि कहीं लिखा होगा तो फिर बताएंगे। हाथ एक स्तंभ द्वारा समर्थित है और इसके केंद्र के रूप में स्तंभ के साथ घुमाया जा सकता है। तो ये आपका पिलर जो है इसके साथ घुमाया जा सकता है, इसको पकड़ के आप इसको घुमा सकते हो। आगे है इसके, इसलिए ड्रिल स्पिंडल टेबल की पूरी कामकाजी सतह को कवर करता है। अब इसका जो सतह है, इसका जो कामकाजी सतह है इसको पूरा का पूरा कवर करता है। स्पिंडल हेड पर लगा मोटर स्पिंडल को घुमाता है। जो ये मोटर लगा हुआ है, ये स्पिंडल हेड का ऊपर जो लगा है ये आपका स्पिंडल को घुमाता है। और साथ ही जो वेरिएबल स्पीड गियर बॉक्स आरपीएम की एक बड़ी रेंज प्रदान करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में आपको करना है तो उसके लिए सेटिंग करके इसमें आप कर सकते हो। और उसको आरपीएम बेसिकली होता है आपका रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना राउंड घूम रहा है, ठीक है। आगे जैसे इसमें लिखा है धुरी को जो होता है दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशाओं में घुमाया जाता है। मतलब आपका इस तरह से घूमेगा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस तरह से घूमेगा, घुमाया जाता है। टिल्टिंग बेल्ट टेबल वाली मशीनों पर कोणीय छेद ड्रिल किए जा सकते हैं। जो भी टिल्टिंग वाला होता है, थोड़ा अप डाउन ऐसे करके कर सकते हो। जैसे वो हमने देखा था पिलर ड्रिलिंग मशीन में, उसको टिल्टिंग वर्क टेबल था, तो ऐसे करके इसमें भी करके आप ड्रिल किए जा सकते हैं। बेस पर कूलेंट टैंक लगाया होता है। तो आपका मैंने पहले बता दिया था, ये बेस जैसे है, बेस में आपका कूलेंट का टैंक रहता है। यहीं से ये जो कनेक्ट हुआ है इधर से, ये आपका इस पर एक मोटर लगती है, फिर यहाँ से आके ये आएगा ऐसे करके, यहाँ स्पिंडल हेड में आएगा और यहाँ ऊपर से होकर फिर कूलेंट गिरेगा। बाकी सावधानियाँ लिखी हुई है, सावधानियों को देख लेते हैं। सुनिश्चित करें कि कंपन से बचने के लिए जो धुरी है, धुरी, सिर और हाथ ठीक से बंद हैं। इसके धुरी, सिर और हाथ बंद होने चाहिए। साथ ही आपका वर्क पीस और ड्रिल को सख्ती से आयोजित किया जाना चाहिए। तो उसको जो भी आपका ड्रिल वर्क पीस है और ड्रिल को मतलब जो आपको हैंडल करना है उसको सख्ती से करना है। ऐसा नहीं कि आप लूज छोड़ दिए और कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पकड़ के रखना है और जहाँ पे उसको जॉब को लगा रखे हो, यहाँ पे जैसे टी स्लॉट बने हुए अच्छे से बांधना है उसको वहाँ पे। उसके बाद उपयोग के बाद क्या होता है कि स्पिंडल हेड को पिलर के पास वापस ले जाएं। अब जैसे काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्पिंडल हेड जो होता है यहाँ पिलर के पास वापस ला के छोड़ दें। उपयोग में न होने पर बिजली बंद कर दें। पावर सप्लाई जो है उसको बंद कर दें यदि उपयोग में नहीं है तो। ड्रिल चक या सॉकेट को हटाने के लिए ड्रिल ड्रिप का उपयोग करें। अब जैसे इसमें दे रखा है ड्रिल, सो यहाँ पे स्पिंडल में आपका ड्रिल लगेगा और आपका जैसे इसमें सॉकेट को हटाने के लिए, सो ड्रिल जो होता है चक या सॉकेट, उसमें जैसे ड्रिल जो फंसता है ना आपका सॉकेट में, तो जैसे चक होता है इसमें भी होता है, तो इसमें ये सॉकेट भी साथ में लगा होता है। तो उसको निकालने के लिए, ड्रिल को निकालने के लिए आपका ड्रिल ड्रिफ्ट यूज किया जाता है। अब जैसे ही 12.5 से ऊपर जाओगे ना, आपका स्लीप टाइप का मिलेगा। सॉकेट वाला इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसमें टेपर सेंक के ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ड्रिल बीट होते हैं वो टेपर सेंक के ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं 12 mm 12.5 के बाद मैक्स ज़्यादातर। तो उसमें जितने यूज होते हैं, स्ट्रेट पे के भी होते हैं, यूज होते हैं, लेकिन उसमें स्लीप्स लगी होंगी। जैसे अब टेपर सेंक के लिए, या टेपर सेंक के लिए होता है, बड़े जो ड्रिल बीट होते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या होता है कि सॉकेट लगते हैं या स्लीव लगते हैं। सो उसके हिसाब से उसको निकालना है तो आपका ड्रिफ्ट का यूज़ किया जाता है। ड्रिफ्ट आपका कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका होल में जाएगा, उससे आप प्रेस करोगे तो फिर वो आपका ड्रिल बीट जो है वो निकलेगा। फिर आगे है स्पिंडल बोर आकार बनाने के लिए कम से कम सॉकेट और स्लीव्स का उपयोग करें। अब जैसे इसमें लिख रखा है स्पिंडल बोर का आकार बनाने के लिए कम से कम सॉकेट और स्लीव्स का उपयोग करना है स्पिंडल का बोर बनाने के लिए। साथ ही आपका उपयोग के बाद मशीन को साफ़ करने के बाद तेल लगा दें। इसको साफ़ कर देना है पूरा मशीन को और तेल लगा देना है, जिससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। उसके बाद आगे का जो है पॉइंट, स्वार को हटाने के लिए मशीन को रोकें। आप जो भी वहाँ से निकालना है, कुछ भी करना है, सो ऐसा नहीं है कि आप मशीन को स्टार्ट कर रखे हो और उसमें कुछ कोई दूसरा काम कर रहे हो। तो उसको जब भी आप कुछ काम करना है, उस पर साफ़ सफाई का करना है या फिर किसी चीज़ को हटाना है, जैसे इसमें स्वार को हटाने को बोल रहा है, तो उसके लिए आप मशीन को पहले बंद करेंगे, उसके बाद ही उसके उठाएंगे। फिर वही आप चिप्स और स्वार को साफ़ करने के लिए ब्रश का उपयोग करें। वहाँ पे चिप्स भी गिरती है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल गिर जाते हैं, चिप्स कट जाए, उसके बाद साथ ही स्वार जैसे चिप्स हो जाएंगे, जो आपका करली गिरता है वो हो गया, स्वार आ गया, जिससे आपका डस्ट भी गिर जाएगा। तो उसके लिए आप क्या है, ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। आगे है, तो हमने रेडियल ड्रिलिंग मशीन भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन और मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन। सो गैंग ड्रिलिंग मशीन को ही बोलते हैं मल्टीपल हेड ड्रिलिंग मशीन। इसमें क्या होता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है कि एक साथ सक्सेसिव प्रोसेस, एक से ज़्यादा हम प्रोसेस एक जॉब पे कर सकते हैं। सो यहाँ यही चीज़ हम देखते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या है, एक लंबी तालिका का समर्थन करने वाला एक बड़ा का आधार होता है, बड़ा बेस होता है,
साथ ही इसमें तालिका के शीर्ष पर इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि उस पर कई इकाइयाँ लगाई जा सकती है। तो कई कई मतलब उसमें स्पिंडल लगे रहेंगे, उसमें बीट लगे रहेंगे, जिससे क्या होता है हम सक्सेसिव प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ड्रिलिंग भी कर दिया, फिर उसमें रीमिंग कर दिया, फिर उसमें टैपिंग कर दिया, ऐसे करके हो सकता है। तो इसमें वही चीज़ दिख रहे हैं। प्रत्येक स्पिंडल पर अपने व्यक्तिगत सीधे जुड़े मोटर से द्वारा संचालित होते हैं। एक साथ में कई सारे लगे रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। टेबल के में कटिंग लुब्रिकेंट की वापसी के लिए बाहर की तरफ एक खांचा होता है, उसमें एक स्लॉट कटर रहता है, जिससे लुब्रिकेंट की वो मतलब बाहर भी चला जाएगा, फिर वहाँ से घूम के सफाई होकर वापस आ जाएगा। और टेबल पर काम करने को क्लैंप में आसानी से इसकी जगह सतह पर टी स्लॉट्स बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका टी स्लॉट दिख रहा है। इस तरह से आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो होता है उसमें भी आपको ये देखो, ये आपका टी स्लॉट प्रोवाइड किए हुए हैं। इसमें देखोगे 4 एक साथ लगे हुए हैं। गैंग का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा होता है। अब इसमें जैसे ये मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन हो गया, इसमें एक ही मोटर है, लेकिन उससे क्या होता है अलग अलग इसमें लगे पड़े हैं। इसके लिए आपका पुल्ली के द्वारा कनेक्टेड सारे रहेंगे, और उसमें से फिर जुड़े रहेंगे आपके एक एक करके जहाँ स्पिंडल से वे बीट लगेगी। और ये अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये हो गया बेंच में है, ठीक है। और ये साथ ये जैसे हो गया कॉलम टाइप पे लगा रखा है, पिलर में लगा रखा है। एक ही से एक ही मोटर से आपको सारे कनेक्ट कर रखे हैं, इसीलिए गैंग ड्रिलिंग मशीन भी बोल रहा है और मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन भी। इसमें जैसे देखो ये आपका गैंग ऑफ 4 मशीन, इसमें 4 मशीन है, उसका गैंग है। और इसमें जैसे देखोगे ड्रिल हेड कैन बी पोजीशन टू बी वेरियस स्पेसिफिक मीट वेरियस स्पेसिफिकेशन, तो डिफरेंट उसमें मिले हुए हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है इस प्रकार की मशीन को आमतौर पर पसंद किया जाता है जब को काम को लगातार संचालन के लिए तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग करना है, दूरी से दूरी के लिए तक ले जाना होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाना है, उसके केयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मल्टीपल स्पिंडल, अब ये जैसे हो गया मल्टीपल स्पिंडल, मतलब एक ही मशीन है उसमें स्पिंडल एक से ज़्यादा हैं, सो मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था कि गैंग ड्रिलिंग मशीन और साथ ही मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन अलग हो गया और मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन वो दूसरा हो गया। सो हमने देख लिया गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, एक से ज़्यादा मोटर लगी होती हैं, उसमें एक से ज़्यादा आपका क्या होता है ड्रिलिंग मशीन लगा होता है और सक्सेसिव प्रोसेसन होता है, प्रोसेस उसमें किया जाता है, संचालित किया जाता है, एक से ज़्यादा काम को जो होता है उसको संचालित किया जाता है। अब मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा इसमें स्पिंडल हो सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है -44 से लेकर 48 तक या अधिक तक, सभी एक हेड में एक स्पिंडल ड्राइवर गियर के साथ संचालित होते हैं। तो एक आपका स्पिंडल गियर होगा, उसमें उसके साथ पुली कनेक्टेड होंगे, एक जैसे इसमें 1 2 3 4 और एक मोटर है उसी से सारे को कनेक्ट कर रखा है, सेम स्पीड पे सारे चलेंगे। तो एक के बाद यहाँ पे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्पिंडल हेड ड्रिलिंग मशीन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मतलब मास प्रोडक्शन के लिए इसकी डिज़ाइन की गई है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक हो गया, इंजन ब्लॉक में देखोगे ना वहाँ पे जैसे पिस्टन के लिए जो जगह होती है तो वहाँ पे पिस्टन ब्लॉक जो बना होता है ना, पिस्टन का जो जहाँ लगता है पिस्टन वहाँ पे होल बने होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक हब बोलते हैं, ठीक है। तो हब जो ऐसे बनता है वो आपको देखोगे सिलेंड्रिकल आकार में ही होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे होते हैं ऐसे। ये 3 सिलेंडर का हो गया। तो सिलेंडर ये जो बनते हैं सिलेंडर को ऐसे ही बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक के लिए काम जैसे विशिष्ट इकाई की एक समय में कई छेद ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग ऐसे किया जा सकता है। एक मशीन पर 2 या 2 से अधिक ड्रिल हो सकते हैं, प्रत्येक में कई स्पिंडल होते हैं। एक मशीन में जो होता है एक से ज़्यादा ड्रिल हो सकते हैं और साथ में कई स्पिंडल लगे होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसमें आपको देख रहे हो 6 स्पिंडल के साथ बीट लगी हुई है। आगे देखते हैं हम क्या, उदाहरण के लिए ऊपर की तरफ और काम के एक टुकड़े का अंत, इस प्रकार की उत्पादन इकाइयाँ शायद ही कभी ऐसे टूल रूम में उपयोग की जाती हो जो आमतौर पर जो होता है अत्यधिक कुशल काम करती है। तो ये ज़्यादातर आपका ये जो देखने को मिलेगा, ये ऑटोमोबाइल जो सेक्टर मिलेगा वहाँ पे आपको ये वाले मिलेंगे जहाँ पे इंजन का काम होता है। बाकी ये सक्सेसिव मास प्रोडक्शन के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। इसमें लिखा रहेगा सक्सेसिव, जहाँ लगातार संचालन की दूरी से दूरी ले जाना है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे आते हैं हम वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस में जैसे हमने देखा था कि बेंच वाइस था, मशीन वाइस होगा, क्लैंप बोल्ट होंगे। सो इस तरह से यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वर्क होल्डिंग डिवाइस में, बेंच वाइस हो गया, टूल मेकर वाइस हो गया, फिंगर्स हो गया, गूजनेक हो गया। सो सबको एक एक करके हम देखते हैं। सो अभी
वर्क होल्डिंग डिवाइस में आपका क्या है, जैसे ड्रिल को, जो भी ड्रिल जब हम करते हैं तो ड्रिल को क्या करना है, उसको होल्ड करने का जो जॉब होता है उसको होल्ड करना भी होता है। सो क्या होता है, जब ड्रिल किए जाने वाले वर्क पीस को ड्रिल के साथ घूमने से रोकने के लिए ठीक से पकड़ या क्लैंप किया जाना चाहिए। अनुचित रूप से सुरक्षित कार्य न केवल संचालिका के लिए एक खतरा है, बल्कि गलत कार्य और ड्रिल के टूटने का कारण भी बन सकता है। इसलिए क्या होता है, उचित होल्डिंग या सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार का जो होता है वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज किया जाता है, जिसमें आपका मशीन वाइज हो गया। तो जब भी आप ड्रिलिंग करते हो ना, वहाँ पे आपको मशीन वाइज लगभग मिलेगा देखने को, और वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, सुरक्षा के नज़र से भी और मशीन के भी सुरक्षा के नज़र से, आप खुद के नज़र से भी, खुद की सुरक्षा के भी नज़रिए से देखेंगे। जैसे इसमें मशीन वाइज का दिया हुआ है, तो अधिकांश ड्रिलिंग कार्य वाइस में आयोजित किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि काम के गुजरने के बाद ड्रिल वाइस के माध्यम से ड्रिल नहीं करता है। तो इसमें पहले ही आपको मशीन वाइज जैसा आयोजित किया हुआ रहता है, और जब भी आप वो सुनिश्चित काम करेंगे तो सुनिश्चित कर लें, सो वहाँ पे आपका एक वाइस होना चाहिए, जिससे आप वो जॉब को आसानी से पकड़ सकें। इस प्रयोजन के लिए क्या है, काम को ऊपर उठाया जा सकता है और साथ ही समांतर ब्लॉकों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जा सकता है, और साथ ही आपको काम को वाइस के नीचे एक क्या होता है, अंतर प्रदान करता है, जैसे कुछ डिफरेंस रहेगा, जिससे आपको आपका वाइस को फिर वो हिट ना करे। ऊपर ही आपका रहेगा जॉब, आपका जो बेस रहेगा, जैसे ये बेस हो गया, ये आप देख लो, मान लिया जाए ये, जैसे यहाँ पे आप जॉब लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप जॉब लगाओगे तो यहाँ पे आपने जॉब बांध दिया, सो इसके बीच में ये गैप है, और इधर से आप ड्रिल करोगे, सो ड्रिल जो यहाँ तक आएगा पूरा का पूरा ड्रिल हो जाएगा, तो ये नीचे का जॉब को सॉरी टूल को या जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको ना डैमेज करे, उसके लिए थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है। सो यही चीज़ यहाँ कह रहा है, जो काम और वाइस के नीचे एक अंतर प्रदान करता है। आगे चलते हैं हम। वर्कपीस जो सटीक नहीं है उन्हें लकड़ी के टुकड़ों द्वारा समर्थित किया जाता है। तो लकड़ी के टुकड़े नीचे रख देते हैं, जहाँ पे नहीं वैसा सटीक नहीं हो पाता है तो वहाँ पे लकड़ी के रख देते हैं, जिससे क्या होगा, वो सीधा मेटल को हिट नहीं करेगा। उससे क्या होता है, मेटल को जैसे सीधा हिट करेगा तो आपका ड्रिल बिट भी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्लैंप और बोल्ट। जैसे उसको पकड़ने के लिए क्लैंप यूज़ करे जाते हैं, बोल्ट इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इसमें क्या है, बोल्ट हेड को फिट करने के लिए ड्रिलिंग मशीन टेबल्स की टी स्लॉट दिए गए हैं। जैसे जो भी आपका ड्रिल मशीन होगा उसमें वो जो वर्क टेबल होगा उसमें टी स्लॉट कटे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, क्लैंप और बोल्ट का उपयोग करके वर्क पीस को बहुत कठोरता से रखा जाता है। तो मतलब पकड़ने के लिए टी बोल्ट या फिर अलग अलग टाइप के जो क्लैंप होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही आपका जैसे आगे फिगर 3 में दिया हुआ है, फिगर 2 फिगर 3, जैसे इसमें जॉब ये बना रहा है तो उसके बीच में देखो कि गैप है। पैरेलल ब्लॉक इस्तेमाल किया और बीच में आपको गैप मिलेगा थोड़ा। फिगर 3 में देखेंगे, ये आपका लकड़ी का इस्तेमाल किया है, ये वो वुडन ब्लॉक है तो ये लकड़ी का किया है। यहाँ जो आपको ड्रिल करने के बाद आगे जाएगा तो उससे डैमेज नहीं होगा। आगे जैसे दिया हुआ है, पैकिंग करते समय इस विधि का प्रयोग जहाँ तक संभव हो कम ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब काम को जो होता है, काम की ऊंचाई के बराबर होना, जितने काम का होगा उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको आइडिया रहेगा या दिखेगा भी कि हमने कितना लेके गया है। और बोल्ट काम का करीब होना चाहिए, जो भी बोल्ट अपना लगा रखा है वो जॉब के बिल्कुल पास ही होना चाहिए, जिससे आपको क्लैम्प जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं आगे फिगर और 5 6 में। ये आपके जैसे क्लैम्प हो गया, ये फिंगर हो गया, ये गूंजने का हो गया, यू स्ट्रैप हो गया, स्ट्रैट हो गया, ये बेंड टाइप का हो गया। अब इसमें जैसे ये वाला फिगर 3 का दे रखा है, ठीक है। सो इसमें जैसे ये आपका जॉब हो गया, ये अपना लगा रखा है, इधर टी स्क्वायर है, ये वी ब्लॉक लगा रखा है यहाँ पे, जिससे आप जॉब करोगे तो बीच में आपका स्पेस छूट रहा है। फिर ये पैकिंग लगा दिया इधर से, ये बोल्ट के द्वारा, ये बोल्ट से इधर कर दिया, ये आपका यू टाइप का हो गया, यू स्ट्रैप हो गया, यू स्ट्रैप को लगा दिया यार, ये राउंड जो आपको इसमें लगा के फिर इसमें क्या करेगा, अभी स्लॉटिंग करेगा। स्लॉटिंग मीन्स वो जैसे की लगाने के लिए स्लॉट लगाते हैं ना, की आपका की यूज करा जाता है, तो उसके लिए आप स्लॉटिंग कर रहा है। सो ये आपका इसमें जैसे ये आपका टी स्लॉट में बोल्ट लगाया, टी बोल्ट लगाया के क्लैम्प करा ये जॉब को। फिर उसके बाद ये वर्क हो गया, ये वी ब्लॉक हो गया, ये टी स्लॉट हो गया, ये आपका स्टेप ब्लॉक हो गया, ये लगा के फिर इसमें जो भी आपका प्रोसेस करना है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है ये गलत मेथड है, मतलब आपका टेपर थोड़ा सा हो गया, अप डाउन हो गया, तो उस केस में आपका जॉब जो है गलत बनेगा। ये आपका करेक्ट होल्डिंग मेथड है। इसके भी सवाल आते हैं, इसका फिगर दिया रहेगा, इसका नाम पूछेगा, तो ये फिंगर है, ये गूज नेक है, ये यू स्ट्रैप है, ये स्ट्रेट है, ये बैंट है,
और फिगर सिक्स में ये आपका ये यूज़ करके इधर से ये नीचे पैरेलल ब्लॉक लगा के फिर इसमें ड्रिलिंग का कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये आगे है हैंड टैप्स और रेंच के बारे, तो इसको देखते हैं हम। सो बेसिकली क्या होता है आपका हैंड टैप्स और जो रेंचेज हैं उसमें, जैसे रेंच क्या होता है उसको खोलने और लगाने के लिए होता है, जो हैंड टैप्स होते हैं जो इंटरनल थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड जो जहाँ पे बनाना है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हैंड टैप्स का। सो हैंड टैप्स के उपयोग देखते हैं, तो घटकों के आंतरिक सूत्रण के लिए हैंड टैप का जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इंटरनल थ्रेड के लिए जो होता है हैंड टैप का ही उपयोग किया जाता है। इसमें हम विशेषता देखेंगे, फीचर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप उसके। इसका जैसे मटेरियल जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का होगा। सो HSS या HCS। सो ये HSS हो गया हाई स्पीड स्टील और ये हो गया HCS हाई कार्बन स्टील, इसके बने होते हैं। और ये साथ ही ये कठोर और ग्राइंड से बने होते हैं, कठोर और ग्राइंड किए हुए रहते हैं, थ्रेड सतह पर काटे जाते हैं। अब इसका थ्रेड और सटीक रूप से समाप्त होते हैं। इसमें जैसे देखोगे ये आपका हेड है, हेड का जो है साइज ऑफ स्क्वायर, इसका जो हेड है सैंक जो है, सैंक में जैसे ये कटा हुआ है तो ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, स्क्वायर शेप में है। और साथ ही ये आपका थ्रेड हो गया, ये टेपर थ्रेड हो गया, ये कटिंग फेस हो गया, ये फ्लूट हो गया। ये आपका निचला हिस्सा है, जैसे नीचे साइड से देखोगे तो आपका इस तरह का दिखेगा। इसमें आपका ये कटिंग एज हो गया, या कटिंग फेस कहो या कटिंग एज करो, तो ये कटिंग फेस मान लो, ठीक है, क्योंकि बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से कटिंग फेस मान लो। ये आपका बीच का जो एरिया पड़ा है ये फ्लूट बेसिकली क्या करता है, जो चिप्स निकलते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये आपका थ्रेड हो गया जो इंटरनल थ्रेड बनाने में मदद करता है। इसका भी क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं, मतलब किस प्रकार से वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ही इसमें एंगल दिया हुआ है इसके बारे में आगे आएंगे, तो इसमें आगे देख लेते हैं पहले। काटने के किनारों को बनाने के लिए बांसुरी को थ्रेड में काटा जाता है, ठीक है। इसमें थ्रेड को काटते समय टैप को पकड़ने और मोड़ने के लिए टांगे के सिरों को चौकोर होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है, जो ये सैंक का जो हिस्सा रहता है वो स्क्वायर शेप में होता है, उसके बारे में बोल रहा है पकड़ने के लिए। उसका थ्रेड की सहायता से संरेखित करने और शुरू करने से पहले नल के सिरा को चम्पट किया जाता है। अब जहाँ पे उसको बैठाना है थ्रेड काटने के लिए वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा चम्पट किया होना चाहिए, जिससे क्या हो उसको अलाइन होने में आसानी होगी। बैठाने आराम से उसको बैठाया जा सकता है। टेपर जो लीड होता है उसको आराम से बैठाया जा सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, थोड़ा वो लेफ्ट राइट जा सकता है, उसमें थ्रेड नहीं फिर मतलब सही तरीके से नहीं बन सकता है। स्ट्रेट जैसे बनना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो टेपर बन जाए। आगे देखते हैं टैप का आकार जो होता है, थ्रेड्स का प्रकार आमतौर पर टांग पर अंकित होता है। जो टांग है उसके हिसाब से उसका अंकित होता है। जैसे कुछ मामलों में थ्रेड का जो होता है पिच को भी चिन्हित किया जाता है। समटाइम क्या होता है उसके जो पिच होते हैं थ्रेड के, मतलब दो ऐसे ऐसे हो गए, सॉरी आपका ऐसे ऐसे थ्रेड बन गया। समटाइम क्या होता है पिच जो होता है दो थ्रेड के टॉप का जो बीच का जो दूरी होता है वो पिच होता है, उसको भी समटाइम यूज़ किया जाता है, ठीक है, चिन्हित किया जाएगा। और टैप के प्रकार यानी पहले दूसरे और प्लग को इंगित करने के लिए भी निशान बनाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और एक बॉटमिंग हो गया, या प्लग टाइप का बोलते हैं। एक विशेष, अब इसमें आते हैं जैसे टैप का टाइप्स जो होता है, टाइप ऑफ टैप्स इन सेट। सो विशेष प्रकार के थ्रेड के लिए 3 टुकड़ों में सेट क्या उपलब्ध है। 3 टुकड़ों में क्या होता है, 3 टाइप के हैं इसमें आपका देखोगे फिगर 2 में दिया हुआ है। आपका हो जाएगा ये आपका फर्स्ट टेप बोलोगे या टेपर टेप बोलोगे, दूसरा बोलोगे सेकंड टेप या इंटरमीडिएट, और तीसरा को बोलोगे प्लग टेप या बॉटमिंग टेप। इसमें क्या होता है आपका एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे जो टेपर कटा होता है, थ्रेड टेपर होता है, टेपर लीड बोलते हैं, तो ये आपका 4 डिग्री का है फर्स्ट टेप या टेपर टेप में। दूसरे में 10 डिग्री का है जो सेकंड टेप या फिर इंटरमीडिएट है। और तीसरा जो है बॉटमिंग या फिर प्लग टेप है, इसमें 20 डिग्री का है। ये टैप क्या होते हैं, टेपर लीड को छोड़कर सभी विशेषताएं समान होती हैं। तो इसमें डिफरेंस यदि निकालना है आपका, फर्स्ट टेप सेकंड टेप और प्लग टेप जो होता है उसमें आपको निकालना है डिफरेंस। तो जो टेपर लीड होता है उसी पर डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट टेप होता है 4 डिग्री का होता है, उसके जो यहाँ पे कटे होते हैं, यहाँ से जो बेस से बनता है ये 4 डिग्री का होता है। और सेकंड टेप में जो होता है वो 10 डिग्री का होता है। और जो प्लग या बॉटमिंग होता है उसका 20 डिग्री का होता है। आगे देखते हैं जो टैप थ्रू थ्रेड शुरू करने से पहले शुरू करने के लिए क्या है, टेपर टैप द्वारा उन छेदों के माध्यम से पूर्ण थ्रेड बनाना संभव है जो गहरे नहीं है। अब इसमें जो गहरे नहीं है उनमें आसानी से क्या होता है, पूरा का पूरा आप जो थ्रेड बनाने हैं वो
थ्रेड बनाने का काम जो है पूरा बनाना संभव आसानी से हो जाता है, ठीक है, जहाँ इसमें गहरे नहीं होते हैं। वहीं बॉटमिंग टेप में आते हैं, जैसे टेपर टेप में वो चीज़ था, बॉटमिंग टेप में क्या होता है, वो आपका एंगल बढ़ जाता है, 10 डिग्री का हो जाता है। उस केस में क्या है, इसमें ब्लाइंड होल और सॉरी ये बॉटमिंग टेप का है। बॉटमिंग टेप का क्या यूज है, ब्लाइंड होल होते हैं जहाँ पे थ्रेड की सही गहराई तक ख़त्म करने के लिए किया जाता है। बॉटमिंग टेप का इस्तेमाल जो होता है जहाँ तक आपका एकदम बिल्कुल लास्ट तक, उस पर टेपर टेप सॉरी बॉटमिंग टेप जो होती है, बॉटमिंग टेप से हम बिल्कुल लास्ट तक उसमें थ्रेड बना सकते हैं। वहीं बाकी जैसे फर्स्ट टेप और सेकंड टेप आया, उसमें जैसे देखोगे आपका पूरा का पूरा इसमें थ्रेड नहीं कटा हुआ। इसमें देखोगे यहाँ पे यहाँ से थ्रेड कटे हैं, उसके बाद नीचे कटा ही नहीं। इसमें भी देखोगे 2-3 थ्रेड छूट के, और यही इसमें आप जो बॉटमिंग टेप है या प्लग टेप है, इसमें आपका बिल्कुल लास्ट तक थ्रेड कटा हुआ है। सो ये पहले दो में क्या होते हैं, आप पूरा का पूरा नहीं कर सकते हो, उसमें थ्रेड नहीं काट सकते हो। यही चीज़ में लिखा है कि टेपर टेप थ्रेड शुरू करने से करने के लिए है, और टेपर टेप द्वारा उन छेदों के माध्यम से पूर्ण थ्रेड बनाना संभव है जो गहरा नहीं है। जिसमें गहरा नहीं है उसमें टेपर टेप द्वारा उनको किया जाता है। वहीं आपका बॉटमिंग या प्लग टेप जो होता है, उसका पूरा गहराई के साथ, जैसे उसमें आपको ब्लाइंड होल हो गए हैं और उसमें पूरा का पूरा थ्रेड काटना है, तो उस केस में आपका बॉटमिंग टेप या प्लग टेप का इस्तेमाल किया जाता है। टेप के प्रकार को शीघ्रता से पहचानने के लिए टैप में जैसे आपका लिखा भी होता है 1 2 3 करके, उससे भी गिना जा सकता है, या टांगों का जो छल्ले होते हैं उसमें अंकित किए रहते हैं। इसमें जैसे देखोगे आपका, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 1 2 1 3। और तीसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे ये जैसे छल्ले हैं, एक है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। आप इससे भी पता कर सकते हो, एक में हो गया मतलब फर्स्ट टेप हो गया जिसमें 2 हैं, वो सेकंड टेप हो गया, इसमें देखोगे 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3 है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो इसमें 1 है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 छल्ले हैं। इससे भी आप आसानी से पता कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। टेपर टेप में एक रिंग होती है, इंटरमीडिएट टेप में क्या होता है 2 रिंग होती है, और बॉटमिंग टेप में क्या होता है 3 रिंग होती है। तो इससे मैं आसानी से पहचान सकते हैं। अब रेंज टैप रेंज जो होता है उसके बारे में देखते हैं। तो टैप रेंज क्या होता है, जो टैप होता है उसको पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल करा जाता है वो आपका टैप रेंज हो गया। तो थ्रेडेड होने के लिए छेद में हाथ के साथ टैप को सही ढंग से संरेखित करने और चलाने के लिए टैप वॉच का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे दिखाया हुआ है, ये आपका हो गया, ये आपका एडजस्टेबल टाइप का है ना, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। वो टैप रेंज जो होता है इसको होल्ड करने का काम करता है, जिससे आप आसानी से होल्ड करके उसमें आप काम कर सकते हैं। टैप वॉच जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डबल एंडेड हो गया, टी हो गया, उसके बाद सॉलिड टाइप का हो गया। तो सबको एक एक करके जानते हैं। जिसमें ये आपका हो गया एडजस्टेबल टाइप का हो गया, डबल एंडेड जो है एडजस्टेबल टैप रेंच हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बार टाइप का टैप रेंच। ये क्या होता है, कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में उपयोग किया जाता है। और ये आपका एडजस्टेबल जो होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही ये विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध होता है। ये टैप क्या होता है, वॉच बड़े व्यास के टैप के लिए भी अधिक उपयुक्त होते हैं, और खुले स्थानों में उपयोग किए जा सकते हैं जहाँ पर टैप को चालू करने में कोई बाधा नहीं है, जहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना है। ये ज़्यादातर बड़े जॉब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ा जहाँ पे आपको थ्रेड काटना है। वहाँ पे ये आप बड़े टैप को आसानी से पकड़ के फिर उसमें आप जॉब में आप थ्रेडिंग कर सकते हो, इंटरनल थ्रेडिंग। रेंज का सही आकार का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप जितना का टैप लेते हो उसके हिसाब से आपका टैप रेंज भी आएगा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको उसका चयन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण कार्य है। ये आपका दूसरा, ये आप इसमें दिया रखा है, ये आपका टी हैंडल टैप रेंच है। ये आपका टी, इसमें ये आकार जो बन रहा है ये टी की तरह बन रहा है। ये टी हैंडल, इसलिए टी हैंडल टैप रेंच हो गया। इसमें देखोगे ये नर्लिंग किया हुआ है, ये डायमंड नर्लिंग है, और इसमें आपका टैप यहाँ पे लग जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है 2 जबड़े होते हैं, 2 जबड़े के साथ एक छोटे समायोजित चक होता है। इसमें जैसे देखोगे तो ये जो 2 जबड़े हो गए, एक इस साइड, और इसमें देखोगे यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये आपका एक जबड़ा इधर, एक ही जबड़ा इधर, और इसमें देखोगे स्क्वायर टाइप का कट रखा है, ठीक है, जिससे आपका आसानी से होल्ड किया जा सकता है टैप को। हैंड टैप जो होते हैं उसको आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। यह टैप रेंज क्या है, प्रतिबंधित, जहाँ पे आपका कन्फाइंड स्पेस होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रतिबंधित स्थान होते हैं, कन्फाइंड स्पेस होता है, वहाँ पे काम करने के लिए उपयोगी होता है। जैसे क्या होता है, टी हैंडल होता है ना,
सो ये नीचे भी जाएगा इस तरह से और ये ऊपर रहेगा, तो आपको यहाँ से पकड़ के घुमाना है और ये आपका नीचे चला जाएगा। आप आसानी से फिर उसके बाद कर सकते हो उसमें थ्रेड काटने का काम। और इसे केवल एक हाथ से घुमाया जा सकता है, तो एक ही हाथ से आप इसको घुमा सकते हो। यह रेंज बड़े व्यास के नल रखने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका जनरली यूज जो है इसका छोटे व्यास के जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। बड़े व्यास के लिए आपका डबल एंडेड जो होता है एडजस्टेबल, उसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम सॉलिड टाइप का जो टैप रेंच है। ये आपका सॉलिड टाइप का टैप रेंच है। ये रेंच जो होता है समायोज्य नहीं होता है, ये जितना दिख रहा है ये फिक्स होता है। चार इसमें एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक उधर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा। सो ये फिक्स होता है, उसमें उसी आकार का लग जाएगा। उसके बाद उसमें कोई ये छेड़खानी नहीं कर सकते। ये केवल क्या है, कुछ निश्चित आकार के नल ले सकते हैं आप। जो भी इसमें टैप हैं निश्चित आकार के हो सकते हैं जो इसमें बैठेंगे। ये नल की गलत लंबाई के उपयोग को समाप्त करता है। गलत तरीके का आप जो यूज़ करते हो वो चीज़ ख़त्म कर देता है। ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड जितने साइज़ का है वो स्टैंडर्ड आएगा। इस प्रकार के नल को नुकसान से बचाता है। ये क्या होता है कि आपका जो कभी कभी क्या होते हैं हेड ख़राब हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ये स्टैंडर्ड रहेगा तो उसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे इसमें दे रखा है टैप ड्रिल साइज़ का, तो वो टैप ड्रिल साइज़ का दे रखा है, उसमें कैसे लेते हैं। जैसे कि आपको टैप ड्रिल साइज़ का आकार क्या है, व्हाट इज़ अ टैप ड्रिल साइज़। तो आंतरिक थ्रेड को काटने के लिए एक टैप का उपयोग करने से पहले एक छेद ड्रिल किया जाना है। जैसे आपको इंटरनल थ्रेड काटना है, उससे पहले क्या होता है कि हम एक छेद किया जाना है, तो हम उसका एक टैप का जो होता है उपयोग करने से पहले क्या करते हैं, एक उपयोग मतलब इंटरनल थ्रेड काटना है तो उससे पहले हम एक टेप का उपयोग करते हैं, तो उसका चयन करना पड़ेगा। उसके लिए छेद का व्यास होना चाहिए, उसमें छेद का पर्याप्त सामग्री हो ताकि धागा काट सकें, उसमें थ्रेड काट सकें। तो वो चीज़ें आपको पहले मालूम होनी चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है आपका टैप ड्रिल साइज़ को कैसे डिफरेंट थ्रेड, जैसे ISO है। ISO बेसिकली आपका होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो मैट्रिक ड्रिल में टैप ड्रिल का आकार दे रखा है, M10 का है। M बेसिकली आपका हो जाएगा मैट्रिक में। फिर उसके बाद 10 हो जाएगा आपका जो डायामीटर है होल का। उसके बाद आपका 1.5 जो है वो पिच हो जाएगा, थ्रेड का जो पिच है। जिससे उसमें लघु व्यास दे रखा है, मतलब स्मॉल जो डायामीटर है उसको निकालना कैसे है। तो आपका स्मॉल डायामीटर निकालने के लिए प्रमुख व्यास हो जाएगा, जो मेन व्यास दे रखा है उसको माइनस करोगे 2 इंटू डेप्थ से। जैसे थ्रेड की गहराई दे रखी है 0.6134 इंटू पेंच की जो है पिच है। थ्रेड की जो गहराई है जैसे दूसरी है उसके जैसे 2 दे रखा है, 2 गहराई है। इसमें एक था, इसको सीधा कर दिया। अब इसमें क्या करोगे 2 इंटू पिच कर दिया। सो इसका वैल्यू जैसे निकल के आएगा, आपका वैल्यू निकल के आ गया। इसको मल्टीप्लाई 2 से करा तो इतना, मल्टीप्लाई 1.5 पिच आपका दे रखा है। टोटल आ गया ये। और इसका डायमीटर दे रखा है 10। तो लघु व्यास निकालने के क्या क्या फॉर्मूला है, प्रमुख व्यास, तो 10 आ गया। और इसका पिच और ये था, अब इसमें 2 गहराई थी तो इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा इतना आया। तो इसको मैंने क्या करा 1.839 को माइनस कर दिया। सो आपका आया 8.161, मतलब लगभग 8.2 के आसपास आया। जब ये पिच चेंज हो जाएगा, जैसे थ्रेड की गहराई दे रखा है ये और पिच दे रखा है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका चेंज हो जाएगा, पिच जैसे ये 1.5 है तो पिच 1.5 की जगह 2.5 हो जाएगा। तो उस केस में फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये आपका 8.2 ना होकर कुछ और हो जाएगा। आगे देखते हैं यह टैप क्या होता है। ड्रिल 100% जो धागे का उत्पादन करेगा, क्योंकि यह थ्रेड के छोटे व्यास के बराबर है। छोटे व्यास स्मॉल डायमीटर है उसके बराबर है। सो ये 100% धागे का उत्पादन करेगा। धागे कह रहा है बेसिकली थ्रेड है। अधिकांश बंधन जो होता है उद्देश्य के लिए 100% 100% क्या होता है, गठित धागे का आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे आपको बनाना होता है वहाँ 100% की जरूरत नहीं होती है, वही कह रहा है। तो साथ ही आपका 60% थ्रेड वाला एक मानक नट इतना मजबूत होता है कि उसे तब तक कड़ा किया जा सकता है जब तक थ्रेड को अलग अलग किए बिना बोल्ट टूट ना जाए। तो अलग अलग जब तक किए बिना टूट ना जाए तब तक ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। साथ ही यदि थ्रेड के उच्च प्रतिशत गठन की आवश्यकता होती है तो टैप को मोड़ने के लिए भी अधिक बल की आवश्यकता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 60% यदि होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, मजबूत होता है। तो उसमें क्या होता है कि बिना बोल्ट टूट ना जाए, मतलब जब तक आपका थ्रेड को अलग ना किए तब तक ये चीज़। इसके अलावा क्या थ्रेड का जैसे उच्च
प्रतिशत गठन की आवश्यकता होती है, इसमें टैप को मोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। जहाँ पे आपको ज़्यादा करना है ना, उस पर क्या होता है, ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, तो उसी के बारे में कह रहा है। उच्च प्रतिशत गठन की आवश्यकता यदि होती है तो वहाँ टैप को मोड़ने के लिए क्या है, ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए टैप ड्रिल आकार का निर्धारित करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जिसमें टैप ड्रिल का आकार जो होता है प्रमुख व्यास जो दिया हुआ है, जैसे इसमें M10 का हो गया, इसमें भी 10 हो गया, उसको पिच को सीधा आपका टैप ड्रिल का आकार निकालने के लिए सीधा आप कर सकते हो। इसमें जैसे दे रखा है आपको स्टैंडर्ड किसी एक अलग पिच के द्वारा, जैसे थ्रेड की गहराई दे रखी है इसमें, तो उस केस में आपको ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे पिच दिया हुआ है और प्रमुख व्यास दिया हुआ है, खाली आपको थ्रेड की गहराई का पता नहीं है, तो उस केस में आप डायरेक्टली जैसे पिच हो गया, पिच को माइनस कर दो मेन से, आपका सीधा आ जाएगा 8.5। इसकी तुलना क्या है, आइसोमेट्रिक थ्रेड के टैप ड्रिल आकार की तालिका से करें। जैसे आईओसी में एकत्रित किए गए टैप ड्रिल का आकार कैसे करेंगे, मेजर डायमीटर इज इक्वल्स टू 1 बाई नंबर ऑफ थ्रेड स्पेयरिंग करके है ना। तो जैसे इसमें आपको ये थोड़ा बता लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका ये चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें जैसे लिख रखा है 5/8 इंच UNC करके लिख रखा है, यूनिफाइड नेशनल आपका थ्रेड हो जाएगा। थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करना है। जैसे इसमें टैप ड्रिल साइज़ का दिया हो 5/18 माइनस 5/8 इंच का हो गया, माइनस 1/11 इंच है ना। सो 5/8 को आप जैसे लिखोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.625, और इसका यदि आप करते हो और डेसिमल में निकालोगे, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ, डेसिमल में जैसे आप करोगे तो 0.091, आप माइनस करोगे तो 0.534 आ जाएगा। अब इसी को आप जैसे अगला ड्रिल का आकार दे रखा है, ये आपका इंच में आ गया, पॉइंट में आ गया। ठीक है, इंच में फिर आपको चेंज करने के लिए MM का 1 इंच बराबर होता है 25.4 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सो आपका ये MM में आ जाएगा। आगे जैसे दे रखा है 17/32 ड्रिल का आकार दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका 531 0.53 इंच है, मतलब लगभग इसके आकार आसपास आ जाएगा। इसी की तुलना एकीकृत इंच के थ्रेड के लिए आकार की तालिका से करें, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित थ्रेड के लिए टैप का आकार का क्या होगा। जैसे M20 हो गया, उसके बारे में पूछ रखा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये UNC दे रखा है 3/18 का है, 3/8 का है, इसका आप निकाल सकते हो। नीचे तालिका है, थ्रेड की पिचों को निर्धारित करने के लिए चार्ट देखे, तो ये आपका चार्ट है। ये NC है, ये नेशनल फाइन थ्रेड हो गया, ये कोर्स थ्रेड हो गया, नेशनल कोर्स थ्रेड हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका देखोगे टैप साइज़ दिया हुआ है 5 का, थ्रेड पर इंच होगा आपका 40, तो टैप ड्रिल साइज प्रति इंच 38 हो जाएगा। इसी तरह 6 का है तो उसमें 32 हो जाएंगे, 1 इंच की दूरी में जो आपका थ्रेड का संख्या जो जाएगी 32 हो जाएगी। अब टैप ड्रिल का साइज़ जो होगा प्रति इंच का वो 36 हो जाएगा। वहीं 8 mm का लेते हैं तो 32 होंगे, 10 mm का है तो 24 हो जाएगा, उसमें आपका ये चेंज हो जाएगा। फिर 12 mm का है यदि टैप साइज़, तो उस केस में आपका थ्रेड जो है पर इंच हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। और टैप ड्रिल का साइज़ हो जाएगा प्रति इंच में, वो आपका 16 हो जाएगा। मतलब टैप ड्रिल, मतलब जो टैप होगा उसमें जो आपका दूरी होगा वो डिफरेंस होगा इसके और इसके कंपैरिजन। जैसे आपका इंच में दे रखा है 1/4 का, इसमें आपका क्या है, नंबर ऑफ़ थ्रेड जो हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। वहीं आपका टैप साइज़ में जो टैप में मिलेंगे प्रति इंच की दूरी में नंबर ऑफ़ थ्रेड मिलेंगे वो 7 ही मिलेंगे। ये 5/16 का जो है उसमें 18 थ्रेड मिलेंगे। बनने के बाद थ्रेड जो है 1 इंच में इतना दूरी हो जाए, 1 इंच में 18 थ्रेड बनेंगे। फिर आपका इसमें F लिखा हुआ है। सो इसी तरह से आपका देखोगे, सो आपका नेशनल फाइन थ्रेड में भी है 5 का है तो 44 थ्रेड होंगे। और टैप ड्रिल साइज जो है वो 37 होगा, इसमें आपका 6 होगा तो 40 होगा, 33। तो ये आपका थोड़ी थोड़ी डिफरेंस जा रही है नेशनल फाइन में, और नेशनल जो कोर्स थ्रेड है उसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सही से बैठता नहीं है, इसलिए ये चीज़ें चार्ट आपको आनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन जब आप कहीं पे वैसे जॉब पे लगते हो तो उस केस में आपके ये चीज़ें हैं। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 2-4 चीज़ सवालें पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये याद रखना है, ये जो है ये वाला टैप ड्रिल साइज़ का जो निकालने का है, प्रमुख व्यास माइनस पिच हो गया, और दूसरा एक आपका ये हो गया। ठीक है, लघु व्यास निकालना है तो उस केस में आपका प्रमुख व्यास -2 इंटू डेप्थ हो जाएगा। और ये क्या आपका मेजर डायमीटर निकालना है तो 1/, नंबर ऑफ थ्रेड जो है उसको निकालने के लिए वो आपका फॉर्मूला हो गया। साथ ही आपको जैसे इंच ये आपका UNC में दे रखा है ऐसे करके, तो उसको आपको कैसे निकालना है। जैसे ये 3/8 UNC है, जिसको आप 1/11 से आप माइनस करोगे तो आपका फिर वैल्यू आ जाएगा उसमें। NPT है, नेशनल पाइप थ्रेड है। सो NPT का आप देखोगे तो NPT में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ये आपका इंच में वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ थ्रेड हो गए। फिर आपका ये
टैप ड्रिल साइज हो गया, फिर आपका 3/4 हो गया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ थ्रेड जो बनेंगे वो 14 बनेंगे। ये 15/16 हो जाएगा उसका टैप ड्रिल का साइज। वही नेशनल फाइन जो नेशनल आपका NPT है, नेशनल पाइप थ्रेड है, उसके हिसाब से ये दे रखा है। बाकी ये आपका टैप ड्रिल टेबल दे रखा है टैप ड्रिल साइज़ का आइसोमेट्रिक थ्रेड में। सो इसमें भी देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। इसमें देखोगे ये पिच है ऊपर का, और ये नॉमिनल डाया है, मतलब ऊपर के जो हैं ये पिच हैं और ये सारे नॉमिनल डाया हैं। सो ये वाले सारे जो हैं ये आपके पिच हो जाएंगे। ये आपका नॉमिनल डाया हो जाएगा। एक का लोगे तो ये आपका 0.25 0.75 करके आएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे ये 0.25 में जाओगे तो 0.75, और ये 3 के लिए 1.2 तक के लिए ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आपका 3 में जाओगे, 3 पिच आ जाएगा, मतलब दूरी का 3 mm का आ जाएगा पिच। नॉमिनल डाया जैसे 1.4 है तो उसमें आ जाएगा 1.10 का आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 5 लेते हैं तो उस केस में 5 का यहाँ पे है तो 5 का आप आओगे 4.5 है, ऐसे करके आएगा। जैसे जैसे जाओगे उसके हिसाब से वो चीज़ दे रखा है। सो आप ये खुद से भी देख सकते हो, बाकी मैंने समझा दिया है। और यदि आपको समझ नहीं आएगा तो ये एक बार कमेंट कर देना, जिससे मैं इसी पे जो आपका ये साइज़ का दे रखा है इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगा, यदि आपको नहीं समझ आया जो मैंने समझाया उससे। बाकी अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है हमारा सीट मेटल से लेकर। तो सीट मेटल को हम पढ़ेंगे। अब जितना हमने बेसिक फिटिंग का पढ़ लिया है, बेसिक फिटिंग के जितने हमने चैप्टर कर लिए हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स थे इसके, तो अलग अलग मॉड्यूल्स को हमने देखा। इसमें जैसे देखते हैं टैप्स के बारे में देखा, ये देखा, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी जो सवाल इससे बनते हैं वो सवाल को हम डिस्कस करेंगे और सवाल देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो सीट मेटल का चैप्टर है, सीट मेटल को हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे टैप ड्रिल साइज से, या फिर जो हमने पढ़ा था सेफ्टी का प्रिकॉशंस, सेफ्टी हो गया, प्रिकॉशंस हो गया, बेसिक फिटिंग का जितना हमने पढ़ लिया, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप को गेजेस पढ़े हमने। वेबल प्रोटेक्टर हो गया, फिर साथ ही आपका फाइल वगैरह हो गया, साथ ही आपके जितने टाइप को रोटरी फाइल हो गए, अलग अलग टाइप के फाइल्स हो गए, स्पेशल फाइल्स हो गए, ग्रेड्स हो गए, इनसे जो सवाल बनते हैं निम्मी के अकॉर्डिंग, तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद फिर हम सीट मेटल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने अलग अलग टाइप के जो RE देखे थे हैं उसके बारे देखेंगे, माइक्रोमीटर देखा था, वर्नियर कैलिपर देखा था, सब कुछ जैसे हमने पढ़ा। पूरे बेसिक फिटिंग का जितना हमने पढ़ लिया था और पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग जितने जो क्वेश्चन बनते हैं निम्मी के अकॉर्डिंग, निम्मी का जो है क्वेश्चन बैंक है, उससे हम पढ़ाएंगे उस चीज़ों को। और एक एक क्वेश्चन का जो होता है आंसर जो दिया होगा, आंसर में भी जो ऑप्शन होंगे उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। और डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, डिफरेंट टाइप के हमने जो पूरे का पूरे बेसिक फिटिंग पढ़ा, उससे हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है और इससे रिलेटेड जो भी डालूंगा, और जॉब से रिलेटेड जो भी आती हैं ITI का, और इवन दूसरे जॉब्स भी आते हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही जैसे मैंने कहा कि जो भी अब वीडियो अपडेट आती है और जॉब से रिलेटेड, इवन जॉब का थ्योरी से रिलेटेड आती है, क्वेश्चंस बनते हैं इसरो के, जैसे हो गया जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।